हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस क्लास में हम करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने काउंट फंक्शन किए थे और काउंट फंक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि काउंट का मतलब होता है गणना करना, यानी कि काउंट करना किसी चीज़ को। एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक मैथमेटिकल थिंग विच वी कैन डू। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, हमारी जो रूट्स होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है जब हम मैथ्स की बात करते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल फंक्शन। इंटरमीडिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉडरेट और द मिडिल मोस्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है स्टैटिस्टिकल फंक्शन को परफॉर्म करने का, वो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। These functions are used more often by analyst। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्योर डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन आपको ये बताया गया है कि ये जो फंक्शंस है वो एनालिस्ट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब आप कहेंगे एनालिस्ट क्या होता है, तो आप बच्चों को पता होगा कि एनालिस्ट वो होते हैं जो कि किसी डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, ताकि उस डेटा से कोई रिजल्ट जनरेट कर सके, कोई कंक्लूजन निकाल सके, और उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सको, जिसको आप बाकी लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो एनालिस्ट क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उनमें से कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन फंक्शंस में कौन कौन से जो फंक्शंस है वो इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स functions like average function, median function, mode function, standard deviation function, variance function, quotiles function and correlation function। अब जब मैं इन फंक्शंस का नाम ले रही थी तो मुझे कुछ याद आया। पिछले सेमेस्टर में हमने एक सब्जेक्ट किया था, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उस सब्जेक्ट के अंदर हमने ये सारे के सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं। ये जितने भी आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन मैंने बताए हैं वो हमने परफॉर्म किए हैं। कौन से सब्जेक्ट के अंदर? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो उस सिचुएशन में हमने एवरेज निकालना सीखा था, मीडियन सीखा था, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोटाइल्स एंड कोरिलेशन। इसके आगे फंक्शन नहीं लगता था। ठीक है, और जो फॉर्मूलाज थे वो भी ऐसे थे जो कि डिजाइन किए गए थे आपके प्योर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यानी पेन पेपर वाली कैलकुलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इनको कैसे बुलाते हैं? यहाँ पर हम इनको बुलाते हैं जो भी उनका रिस्पेक्टिव नाम है उसके साथ फंक्शन लगा के। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर जब हम एवरेज की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज को निकालने के लिए जो एम एस एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, अब अगर हम एवरेज की ही बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे? सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बट अगर इसी तरीके का फॉर्मूला हम एक्सेल के अंदर यूज करेंगे सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू गेट एन आंसर। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी जनरेटेड है उसको यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एवरेज फंक्शन को। द एवरेज फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंटरमीडिएट फंक्शन। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। The function will return the arithmetic mean or an average of the cells in a given range। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज है उसको हम एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें पूरे के पूरे डेटा का एक अरिथमेटिक मीन यानी कि एक एवरेज निकाल के देता है। तो
अब एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब एवरेज का मीनिंग ये हुआ कि एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, उन सभी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। उन सब का सम टोटल करने के बाद में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन विल गिव यू द एवरेज। ठीक है, यानी एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके डेटा के फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, नहीं समझ आता तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डेटा का अरिथमेटिक मीन। ओके, अब जैसे हम कहते हैं एवरेज निकालिए 1 से लेके 10 तक का, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? 1 से लेके 10 तक नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद में हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ में जो कि है 10, एंड वी विल गेट आवर आंसर। बट ये तो था जब हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि है इज इक्वल्स टू एवरेज देन पेरेंथेसिस ओपन। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 बेसिकली आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको उन सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करना है जिनका आप एवरेज निकालना चाहते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है। इस डेटा में टेक्स्ट बुक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उनकी क्वांटिटी है रिस्पेक्टिवली, हर एक टेक्स्ट बुक की कॉस्ट है, कुछ डिस्काउंट है जो कि ऑफर किया गया है, और रेवेन्यू है जो कि जनरेट हुआ है हमें हमारे सेल्स के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हमारे टोटल रेवेन्यू का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं एवरेज फंक्शन की मदद से, जो कि है इज इक्वल्स टू एवरेज, उसके बाद में ओपन पेरेंथेसिस। अब क्योंकि हमें जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो रेवेन्यू वाला पूरा कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद, एंटर प्रेस करने के बाद हमें एक आउटपुट मिलेगा, एक आंसर मिलेगा जो होगा 1,44,326.6667 रुपीज। ये है आपका एवरेज। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया? द एवरेज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इस तरीके से आपने एवरेज को कैलकुलेट करना है एमएस एक्सेल के अंदर। बहुत ही बेसिक है, यहाँ हमने कोई एक्स्ट्रा कंडीशन क्राइटेरिया का यूज नहीं किया। एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाया और उन सेल्स की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसका हमें एवरेज निकालना था। अब नेक्स्ट आते हैं हम एवरेज इफ फंक्शन के ऊपर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी भी फंक्शन के साथ में इफ का यूज करते हैं तो वो तब किया जाता है जब आपके प्री गिवन फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एवरेज निकालने में आपको क्या करना था? सिर्फ सेल की रेंज को सिलेक्ट करना था। बट यहाँ पर हम एवरेज उस चीज का निकालेंगे जहां पर यूजर को अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हो। ठीक है, अब जैसे इसी डेटा को ले लेते हैं हम। इस डेटा के अंदर अगर मैं बोलूं, खैर इसमें कोई दो सब्जेक्ट्स नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि इस डेटा के अंदर मुझे सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स, इनके टोटल रेवेन्यू का एवरेज चाहिए, तो उस सिचुएशन में मैं इफ फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। और ऐसा भी कर सकती हूँ कि एवरेज फंक्शन का यूज करके मैं सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स के रेवेन्यू को सिलेक्ट करूँ। अब वो कैसे होगा एवरेज इफ फंक्शन, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अगर एवरेज इफ है तो ऑफ कोर्स एवरेज इफ फंक्शन भी होगा जो कि हम परफॉर्म करेंगे। अब एवरेज इफ फंक्शन में क्या होता है? जब यूजर को अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी होती है ताकि वो कैलकुलेशंस कर सके, तो हम इफ्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, तो अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन लगा के एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज फंक्शन कैसा है। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू
एवरेज इफ, देन द रेंज ऑफ द सेल्स जिनको हमें सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो हमारा क्राइटेरिया है या कंडीशन है वो। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करते ही हमें एंटर प्रेस करना है और हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ताकि हम और अच्छे से समझ सके कि एवरेज फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है।